लेट्स बिगिन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, जॉन डन वॉज बॉर्न इन, कब होता है इनका जन्म? हाँ, 1571 और 72 दोनों आते हैं, तो दोनों सही है। कब कहाँ होता है? यूनाइटेड, हाँ लंदन में होता है। इसमें कलर कैसे जाएगा सर? अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। देखो, जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंदन, ऑलरेडी इट इज गिवन, एंड द ईयर वॉज 1571 या फिर 1572। 22 जैन है ना आंसर। मतलब अगर हमें डेट तो वैसे याद रखनी नहीं है, हमें तो सिर्फ ईयर से मतलब है, तो आपका आ जाएगा या तो 72 या फिर 1571। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन वॉज ऑल्सो जॉन, अच्छा ठीक है, हिज फादर नेम वॉज, ये भी तुम्हें पता है, उसके फादर का नाम भी क्या था? जॉन डन था। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं डिटेल समझाने की जरूरत है नहीं, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जॉन डन वॉज ऑल्सो मेड डीन ऑफ डैश, आपको याद आना चाहिए, ऑफ लंदन 1621 से 1631। इनको हाँ सेंट पॉल कैथेड्रल, इस कैथेड्रल में क्या बना दिया जाता है? डीन बना दिया जाता है इस साल में। तो सपोज ये तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाएगा कि भाई सेंट कैथेड्रल में इनको कौन से सन में बनाया जाता है डीन, तो आप वो भी याद रखिए 21 से 31। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डन क्या है? डन फेल इन लव विथ एगर्टन्स नीज, एगर्टन्स की नीज कौन थी वो जिससे उसको प्यार हो जाता है? यहां पर ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन मैं वैसे आपको याद होना चाहिए, एन मोर। कितनी साल की थी वो? ये ऑप्शंस अगर मैं इसमें कोई भी एक ऑप्शन डाल दूं ना, ये वाला सही कर देते हैं सपोज, तो कौन थी, कितने साल की थी? जब वो कहता भी है, जब वो अभी ये क्वेश्चन भी आगे तो मैं बताऊंगी नहीं, 16 साल की रहती है वो शादी करने के बाद, इसको मतलब इन्हें अलग ही जाके करना पड़ता है ना। और कब कर लेते हैं ये मैरिड हो जाते हैं? 1601 में। कब कर लेते हैं ये शादी? मैरिड 1601। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है आपका, विच इवेंट रियून्ड डन्स करियर, ये लिखवाया भी था मैंने आपको। हाँ जब वो क्या कर लेता है? सीक्रेट शादी कर लेता है एडमोर से, तो उसका करियर क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन, ये भी पता ही है आपको। द कैनोनाइजेशन किसकी पोएम है? जॉन डन क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन पे चलो। इन विच पोएम डन यूजेस द फेमस कंसीट, कंसीट भी मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज कंसीट। हाँ, तो वो फेमस कंसीट उन्होंने कौन सी पोएम में यूज किया, जहां पर वो कंपेयर करते हैं अपार्टनेस, दो सेपरेटेड लवर्स को एक कॉम्पस से? कौन सा है वो? अ वैलेडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एट क्वेश्चन। द पोएम, अब ये मैं पूछने वाली थी, द पोएम कैनोनाइजेशन सबसे पहले पब्लिश कब होती है? 1633 में। देखो ये तो याद ही करने आपने भाई कौन से सन में होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ डाउट है रवि? क्लियर है, 1633 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन बिलोंग्स कौन से पीरियड में थे? ये है कैरोलिन एज, उस समय कौन राजा था? चार्ल्स, चार्ल्स वन। ठीक है ना, जब हम ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं चार्ल्स फर्स्ट रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, कैरोलिन एज का क्या रहता है? जॉन डन उस पीरियड में क्या करता है? बिलोंग करता है।
डन का तो तुम तब भी जानते हो, मेटाफिजिकल जब हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दैट इज योर 10th क्वेश्चन है आपका, डन को क्या कहा जाता है? इज ऑल्सो नोन एज मोनार्क ऑफ विट। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, मोनार्क ऑफ विट। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दो क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं। एक तो इसको कौन बोलता है? डॉक्टर जॉनसन बोलता है, लेकिन मोनार्क ऑफ विट कौन बोलता है? लेशमैन्स करके है, लिख लीजिए। ये है क्वेश्चन, मैं सोच रही थी क्वेश्चन है कि नहीं है नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया एग्जाम में। जॉनसन ने तो इसको कंसिडर किया था, लेकिन लेशमैन ने इसको रिगार्ड किया था एज अ मोनार्क ऑफ विट। लिख लो चाहे, लेशमैन, LEISHMAN, इसने इसको क्या बोला? द मोनार्क ऑफ विट। लेकिन कंसिडर किसने किया? अगर मैं कंसिडर की बात करूं तो किसने किया था? जॉनसन। हाँ, डॉक्टर जॉनसन, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? नाउ मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। फॉलोइंग लाइन्स वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। लिखवाया भी है मैंने, ये कहना है कि हम प्यार के लिए क्या कर सकते हैं? क्या थी इसमें लाइन में? मतलब मर भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम जी नहीं सकते तो हम मर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग poets considered the master of heroic couplet? पोप। पोप का कौन सा वर्क ज्यादातर? वैसे तो उसके ज्यादातर सारे, रेप ऑफ द लॉक, तो इसको हेरोइक कपलेट के लिए सबसे फेमस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। When Pope was 12, he began struggling with, हाँ, जब मैंने बोला था उसको एक हम्प हो जाता है, पॉट डिसीज, तो ये इससे क्या कर रहे होते? संघर्ष कर रहे होते अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th आई थिंक। विच पोयम was appreciated by Voltaire in the words, वोल्टेयर ने इसको अप्रिशिएट किया था ये शब्द बोलते हुए, the most beautiful, the most useful, the most sublime didactic poem ever written in any language। मतलब इतनी तारीफ करी उन्होंने, और वो था essay of man। इसके लिए किसने करी थी तारीफ? वोल्टेयर ने करी थी। किसके लिए करी थी? पोप के essay of man के लिए। क्लियर है? शैल आई मूव फर्दर? 15th पे चलते हैं। देखिए, विच पोयम ऑफ पोप इज नोटेबल एज द सोर्स ऑफ फ्रेज डैम विथ फेंट प्रेज एंड हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। ये कौन सी पोयम से ली गया है? तो ये है, नहीं उससे नहीं है, ये है नहीं, एपिस्टल टू डॉक्टर, नाम है इसका, हाँ इसको प्रोनाउंस ऐसे कर दो, अर्बट नॉट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th पे चलिए। इन विच पोयम, यहां पर किस में वो क्लेम करते हैं दैट पोइट्स आर मेड नॉट बॉर्न। पोइट्स बने हुए हैं, जन्मे नहीं है। ऐसे और क्रिटिसिज्म, दिस इज द राइट आंसर। इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कुछ? जहां आपको लगेगा आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, बिकॉज ये तो एज इट इज, ये सरल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है, द रेप ऑफ लॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली। ये आपको पता है, गुमनाम से ये पब्लिश हुआ था। इन लिंटन्स मिसलिनियस पोयम एंड ट्रांसलेशन में 1712। कितने कैंटोस में आया था ये, और कितनी लाइनें थी? 334 लाइन्स थी। ठीक है ना, 2 कैंटोस में आया था। अपना असेसमेंट खुद ही कर लेना, कितने सही है कितने गलत है। तो आप बचो, पहले नेगेटिव से बचने की कोशिश करना। ठीक है ना, जरूरी नहीं है सब करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, लेकिन असेसमेंट करो आप। नेक्स्ट है, द फाइनल फॉर्म ऑफ द पोयम द रेप ऑफ द लॉक अपीयर्ड इन 1717। फाइनल वो आ जाता है इसका,
क्या एडिशन होता है इसमें? क्लैरिसा की स्पीच जो होती है वो किसके ऊपर होती है? गुड ह्यूमर के ऊपर, क्योंकि क्लैरिसा की जो स्पीच है वही इसमें ऐड होती है, ठीक है ना, लास्ट में 1717 में। नेक्स्ट चलते हैं, 19th क्वेश्चन है, टू व्हाट आर बेलिंडाज आई रिपीटेडली? किससे इसको, अच्छा वो आईज वाला दूसरा है। हाँ, तो इसमें बेलिंडा का डॉग का नाम क्या रहता है? 19th है ना? हाँ हाँ, क्या रहता है उसके लैपडॉग का नाम? बेलिंडा के लैपडॉग का नाम रहता है शॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 20। ये कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा ठीक है, वो आगे जाके है, ठीक है। 21 पे था, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिल्फ? उस सिल्फ का नाम क्या रहता है जो बिलिंडा को वॉच मतलब गार्ड करती है? मोमेंटिलिया। इसके कुछ नाम्स है, सिल्फ्स जो है ना, बहुत सारी सिल्फ्स है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। तो यहाँ पर बिलिंडा को वॉच करने वाली जो है वो है मोमेंटिलिया। मोमेंटिलिया क्या है ये? सिल्फ तो जानते हो आप, परी, अप्सरा, एंजल, है ना, इनको क्या कहा जाता है? सिल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर 21। अब इसमें इसकी आंखें किससे लगातार, हाँ, कंपेयर्ड किससे करी गई है? द सन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पार्टी हेल्ड कहाँ होती है पार्टी? हाँ, हैम्पटन कोर्ट पैलेस में क्या होती है? ये पार्टी को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ठीक है, हु विंस? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन, हु विंस द हैंड ऑफ ओम्बर? बिलिंडा का ही क्या है जो हैंड ऑफ, कौन जीत जाती हो? वो तो किसका हाथ ले लेती हो? ओम्बर का, दैट इज योर बिलिंडा। हु विंस द हैंड ऑफ ओम्बर? दैट इज योर बिलिंडा। ओम्बर इज, जैसे कहते हैं ना, मैं बता देती हूँ एक बार, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा, इसको मैं एक बार बता दूं आपको। हैंड्स ऑफ ओम्बर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको मैं अभी थोड़ा रुको, इसको मैं अभी क्लियर करती हूँ, पहले हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो देखो, हैंड ऑफ ओम्बर है तो ऑब्वियसली बात है ओम्बर एक पर्सन ही है, पर मैं इसको डिटेल में आपको थोड़ा लिखा दूंगी। नेक्स्ट करिए, 23rd क्वेश्चन है, बता देना मेरे को, ठीक है। इसमें है, व्हाट बेवरेजेस इज सर्व्ड आफ्टर द कार्ड गेम एंड्स? जब कार्ड गेम खत्म हो जाए, हाँ, क्या चीज करते हैं वो सर? कॉफी करते हैं, ठीक है, दैट इज योर कॉफी। ये आपको पता ही है, पैटी के बाद कॉफी सर्व की जाती है उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 25। अब ये कहता है कि हु आर्म्स द बैरन? क्वेश्चन क्या है? हु आर्म्स बैरन विद द पेयर ऑफ सीजर? कौन देता है? क्लैरिसा ही क्या देती है? सीजर दे देती है उसके बाल काटने के लिए। किसको? बैरन को, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे इस समय, लेकिन ये एग्जाम में पूछे भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द लॉ? लॉ को क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है पोएम के एंड में। हाँ, क्या हो जाता है? हेवनली बॉडी हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। अच्छा, डी ऑप्शन यही डाल दिया, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। इट इज टर्न इनटू अ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या हो गया? हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27th। अब ब्राउनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन से पीरियड के हैं?
ये आपको पता ही है, विक्टोरियन पॉइंट है ये, तो ही इज अ विक्टोरियन रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28, Pauline, a fragment of confession was a homage to, किसको ये homage देते हैं? शैली को देते हैं, और शैली को ही देते हैं। लिखी कब जाती है ये भी याद लिखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए। 1832 में इसको लिखा जाता है, ये भी याद लिख लीजिए, पॉलिन अ फ्रेगमेंट। 1832 में ये क्या है? रिटन। और 1833 में ये क्या है? हाँ, एनोनिमसली हुआ था ये, ठीक है ना, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। और ड्रामेटिक मोनोलॉग उसमें ये विक्टोरिया ने, उसको छोड़ दो तुम, ये ठीक है, इसको इतना ही लिखो। फिर है द रिंग ऑफ द बुक, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? शैली। यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 29, द रिंग एंड द बुक इज पब्लिश्ड कितने पार्ट्स में होती है ये, और कब से कब तक? हाँ, 68 से, और कितने पार्ट्स में होती है ये? 4 पार्ट्स में होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, और किसके द्वारा? इस वैसे इतना पूछा नहीं जाता इसमें, टेल्डर्स को, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट है ओजोलैंडो, ये भी आपको पता होगा। एजोलैंडो वॉज पब्लिश्ड, किसकी डेथ पे होता है? तो दैट इज ऑन द डे ऑफ हिज डेथ। किसने लिखी है ये भी पता होना चाहिए। हाँ, आर ब्राउनिंग लिख देते हैं, ठीक है, उन्हीं के डेथ के टाइम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में एक दो जगह पूछा भी गया है, ठीक है। किसमें? 89। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज लाइन्स, देयर इज समथिंग बेटर देन आर्ट, दिखाई दे रहा, फॉर आर्ट सेक एंड दैट इज फॉर मैन सेक। नहीं, हु सेड दीज लाइन्स, ब्राउनिंग की बात है ये, देयर इज नथिंग बेटर देन आर्ट, आर्ट से अच्छी चीज कुछ नहीं है, फॉर आर्ट सेक मतलब आर्ट की, आर्ट तो यही कला की बात जो वो कर रहे हैं कि आर्ट के सेक के लिए, एंड दैट इज फॉर द मैन सेक। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही क्या है? कथन है, ठीक है, इट्स नॉट मैथ्यू और नॉन, इट्स हाँ। इसके बाद 32 पे चलो, ब्राउनिंग्स मोस्ट पोएम्स आर रिटन, किस में लिखी गई है? हाँ, ये तो वैसे भी पूछा जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैंने इस पे लिटरेरी टर्म्स पे आपको समझा रखा है, तो समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सही आ रहे हैं आप लोग? सही है ये सब, ठीक है। 33 क्या है? माई लास्ट डचेस, वेयर डज द ड्यूक कीप, कहाँ रखता है वो अपनी पेंटिंग वाइफ की? ऑन अ लैंडिंग ऑन ग्रैंड स्टेयर केस। ये लिखवा भी रखा है अगर आपको याद हो, लिखवा भी रखा है ये नोट करके, पर चलो जब क्वेश्चन पेपर ऐसे कर रहे हो तो फिर ऐसे भी याद करते रहो, तो आपको साथ ही साथ ये याद भी होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, ये भी बताया था आपको, टाइटल प्रोस्पायस का मतलब क्या होता है? जब उसकी क्या हो जाती है? हाँ, तो बस वहीं से ये आगे लिखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है 35, एन इमेजिनरी नेम, जो ऑथर ने क्या किया था? हाँ, अच्छा, ये फिर हमने सब्स्टिट्यूशन से दे दिया मैंने, वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए भाई, कोई नाम फॉल्स नेम को क्या कहते हैं? स्यूडोनिम। नेक्स्ट के बाद, इसके बाद क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन क्या है? समवन, अच्छा, ये एक्टिव पैसिव से दे दिया, ये ट्रांसफर, ये एक्चुअली ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से दिया है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड है। तो देख लो आप, एक्टिव पैसिव से ज्यादा पूछे गए। सम हैज मेड अ होल इन द फेंस, इसको आपने पैसिव में बनाना है। देखो, somebody, someone अभी आपने पढ़ा नहीं है, सब
नहीं नहीं, इसका बी आएगा, क्योंकि जब समवन, समबडी, पीपल ये आता है तो हम उसको हटा देते हैं, सब्जेक्ट एश्योर्ड, हाँ, तो वो हटा दिया जाता है, तो ये आएगा अ होल हैज बीन मेड इन द फेंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ऐसे लगाते हैं। ये रूल पढ़ाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये समझ में आया कि नहीं आया ग्रामर का? सबको क्लियर है? अभी जब मैं नेक्स्ट जब ग्रामर क्लास लूंगी तो आपको वहां पर ये रूल लिखवाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पर हम कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। इसको आपने इंटरोगेटिव में बनाना है। हाँ, जब हमने ये बोला कि देयर, क्वेश्चन का है, हाँ, देयर इज नथिंग, तो ये बन जाएगा इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। क्या इस पिक्चर के बारे में कुछ आपको इंप्रेसिव लग रहा है? प्रश्न बनाना है तो इज लगा दिया हमने, इज इसलिए लगा दिया, एक वचन था, ठीक है, एक पिक्चर है ना। 38 पे चलो, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसको भी इंटरोगेटिव में करो। हाँ, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे जब हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे, ठीक है। एफर्मेटिव को हम नेगेटिव में बनाते हैं जब हम उसको किस में बनाते हैं? प्रश्नवाचक में। तो ये हो जाएगा इज नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवॉर्ड। क्या वर्च्यू अपने आप में एक रिवॉर्ड नहीं है? वर्च्यू मतलब गुण। तो जब आपको ये भी याद रखना, ये भी रूल ही में आता है कि जब हम कोई भी चीज एफर्मेटिव से प्रश्न में बना रहे हो तो हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आगे एक क्वेश्चन और भी आएगा जहां पर फिर हम एवरी को फिर नो में, मतलब नो बडी, नेगेटिव में कर लेते हैं उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 39। 39 है एवरीवन इज डिपेंडेंट, नेगेटिव में बनाओ। हाँ, अभी मैंने बताया नेगेटिव में नो बनेगा, तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे पे निर्भर है। 40 का चलो, 40 क्वेश्चन क्या है? हाँ, वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट, तुम्हारे जजमेंट पे तुम्हारे डिसीजन छोड़ दिए, पैसिव में है। हाँ बिल्कुल सही है, डी डी डी। ये कहेगा द डिसीजन मस्ट, क्योंकि मॉडल लग गया, हम रूल पढ़ते हैं जब हम मॉडल के साथ फिर बी, मॉडल फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे लगाते हैं, तो ये वाला आएगा, मॉडल है ये, मस्ट क्या है? तो मॉडल वाले का भी एक रूल है, मॉडल जैसे द डिसीजन, सब्जेक्ट लगा दिया, मॉडल लगा दिया, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये हो गया द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई, एंटोनिम बताना है, ट्रांसपेरेंट का बहुत आसान था, ओपेक बोल दो, ठीक है, क्योंकि पारदर्शी नहीं है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, एक से दूसरी जगह देखना। ओपेक जैसे बोर्ड वगैरह हम पीछे का नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंटोनिम पूछा था इसलिए हमने एंटोनिम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आउटरेजियस, द एंटोनिम ऑफ आउटरेजियस। पहले आउटरेजियस का मतलब क्या है? क्रूर, अपमानजनक, किसी के साथ क्रूर कह दो, क्रोधित कह दो, क्रूर, विकेड कैसा। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्रूर की स्पेलिंग सही कर लेना है, हो सकता है मेरी हिंदी में स्पेलिंग गलत हो, तो क्रूर, अनकाइंड ऐसे बना लो इसको, ठीक, बेरहम बना लो, बहुत ही निर्दयी जिसे हम कहते हैं, अनकाइंड। तो यहां पर अनकाइंड भी है और बेरहम भी है और डिसिप्लिन्ड नहीं है, जैसे कहते हैं ना अजीब ही टाइप का है, क्रूर भी है, डिसिप्लिन भी नहीं है और तो अनकाइंड और अनडिसिप्लिन। तो यहां पर इसका ऑपोजिट बनेगा, क्योंकि हमें तो एंटोनिम लेना है, डेकोर से समझ लेना, थोड़ा सा क्ल्यू भी लगा लेना। डेकोर, डेकोर का मतलब है कोई भी इंसान सिस्टमैटिकली हो, वो सिस्टमैटिकली नहीं है, क्रूर है, अपमानजनक है, निर्दयी है। तो यहां पर ये क्या है? शिष्ट, एक अच्छा, भला, समझ में आ गया, भला। तो डेकोरेट से हमने कहा डिसिप्लिन, शिष्ट, तो ये आपका एंटोनिम बन जाएगा। 43 है क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव्स, माइरियाड। माइरियाड क्या होता है? इन्फिनिटिव, हाँ, तो असंख्य जिसे हम कहते हैं,
जिसे गिन नहीं सकते, इन्फिनेटिव। सीमित को तो गिन सकते हो, एंटोनिम है लिमिटेड, सीमित है। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है इनन्यूमरेबल है, वो इसका सिनोनिम बना। हमें लेना है एंटोनिम, तो हमें एंटोनिम पे ध्यान देना है। अगर सिनोनिम पूछता तो आप कह सकते थे। 44 है, इसके मैंने एंटोनिम से ही दिए शायद, एंटोनिम ही है कंसील, ये तो सभी बता देंगे। अच्छा, एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, सफिशिएंट। पर्याप्त, सफिशिएंट, तो इसका क्या है? सिनोनिम। लेकिन हमें पूछ रहा है वो विपरीत, तो विपरीत क्या हो गया? ना ना, हमें तो ऑपोजिट निकालना ना, बेअगर लिखो, ये आ जाएगा आपका एन ई कुछ, हाँ मीगर, अभाव जिसे हम कहते हैं, MEAGER। देखो कंफ्यूज मत होना इधर। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, जो आपका यही आ रहा है सफिशिएंट, ठीक है। स्कैरेसिटी को नहीं लिख सकते हम, आप ये भी बोल सकते हो मैडम स्कैरेसिटी भी तो है यहाँ पर, लेकिन स्कैरेसिटी का मतलब होता है कमी। लेकिन कमी किसी और चीज में भी हो सकता है। यहाँ जब हम एम्पल का मतलब कहते हैं ये मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, इनफ है, ये सारे सिनोनिम है, ठीक है, तो वो किसी चीज के लिए है। अब कमी भावनाओं में भी हो सकती है, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियलिस्टिक, इस टाइप से भी चल सकता है, तो इसलिए हम स्कैरेसिटी को यहाँ नहीं लिखेंगे। हम किसको करेंगे यहाँ पर? मीगर, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से कम होना, दैट इज, जिसे हम कहते हैं ना अल्प है, बहुत कम है, मीगर। एंटोनिम आ जाएगा इसका 45 पे चलिए। प्रोफेन, एक और वर्ड था 45, हाँ ठीक है। प्रोफेन क्या है? प्रोफेन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इसका अपवित्र का क्या हो जाएगा? सेक्रेड, पवित्र हो जाएगा। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, और इसका उल्टा, हाँ, पवित्र। एक वर्ड और लिखाया था मैंने, जिस एक है पवित्र चीज को अपवित्र कर देना, दूषित कर देना। एक पवित्र चीज है उसको दूषित कर देना, सैक्रिलीजियस। ये कुछ वर्ड से ही याद, वोकैबुलरी में काम आ जाते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 है, ये तो तुम कर ही लिया होगा तुमने। हाँ, कंसील का मतलब होता है छुपाना, और रिवील क्या है? एक्सपोज कर देना, उजागर कर देना, तो ये ठीक है। 47 पे चलिए, ये भी तुम कर लोगे। क्लैंडेस्टाइन, एक्चुअली ये भी मैंने उस मिलता ही जुलता दे दिया, लेकिन क्लैंडेस्टाइन का आपको मतलब नहीं पता, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। इसका मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। अब बताओ, ओपन, ये इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये सिनोनिम बन जाएगा इससे पहले वाले का, किसका? कंसील। कंसील का मतलब हो गया छिपाना, सीक्रेट, तो ये सिनोनिम भी बन जाता है क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, याद रखना, इसी से जोड़ भी लेना उसको। क्वेश्चन नंबर है 48 पे चलो। एंटोनी, कैप्टिविटी तो बता दोगे आप? हाँ, अधीन करना, किसी को कैद करना, आजाद कर देना, कैद करना, अधीन करना, आजाद करना। 49 का बताओ। ये सबको पता है, जो सब चीज खा ले, ठीक है। क्रेड्यूलस किसे कहते हैं? ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है कभी कभी, क्रेड्यूलस भी दे रखा ना एक वर्ड। क्रेड्यूलस ये सब्स्टिट्यूशन का है, बाकी तो तुम्हें पता ही है। ग्रेगेरियस किसे कहते हैं? हाँ, और इसको क्या क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? क्रेडुलस को, क्रेड्यूलियस को क्रेडुलस कहते हैं ना, क्रेडुलस है कान का कच्चा, वन हु बिलीव्स इन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, चलिए 50 पे चलते हैं।
थोड़ा मैंने फास्ट भी कराया, पर समझ में आया आपको? है समझ में? तो क्योंकि ये सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो सबको पता होगा, स्पीच डिलीवर्ड एग्जाम्पोर, बिना तैयारी के अगर आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए, मैंने बोल दिया इस टॉपिक पे बोल दो बिना तैयारी के, वो हो गया एग्जाम्पोर। एग्जाम्पोर। और जब हम कहते हैं ये मेरी पहली स्पीच है, फर्स्ट स्पीच को क्या कहते हैं? मेडन स्पीच, उसको बोलते हैं मेडन। कोई भी फर्स्ट पब्लिक स्पीच, ये नहीं कि शीशे के आगे खड़े होकर कह रहे हो कि मैंने ये स्पीच दे दी, वो नहीं। पब्लिक के सामने अगर कोई किसी की पहली स्पीच होती है उसको कहते हैं मेडन स्पीच। और अगर बिना तैयारी के आप कुछ बोल रहे हो तो दैट इज एग्जाम्पल। अब एक्चुअली मुझे भूख भी लग गई है, आज फटाफट भाग के आई हूँ। हो गया सबका? हो गया, खत्म हो गया, समझ में आ गया? अब कल देखते हैं, कल दूसरे क्वेश्चंस करेंगे।